मुंशी प्रेमचंद की कहानी गबन का भाग 11वां। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा इसकी उन्हें आशा नहीं थी। वह बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर ज़रूर पहुंच जाओगे। मेरा तो यही उपदेश है कि पराये पैसे को तुम हराम समझना। रमा के जी में आया कि मैं साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया वो न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिल रहे। रमानाथ बोला, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाएगा, काम बहुत है। दयानाथ बोले, तुम जवान आदमी हो, काम से न ही घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्को का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने न आने पाए। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखला पर दिल में हंस रहे थे। वो समझ गए कि अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जीन्स पर किस साहब की चुंगी लगी जा रही है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों नहीं दुख होता? चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुरा कर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सगाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मज़ा आएगा।
खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाए, एक एक करके नंबरवार आवे, एक कागज पर सबके नाम नंबर लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ बोला, जो पहले आए उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहे। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो, बब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रौब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में नहीं मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना तो चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक नहीं आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठिकरा समझता है, क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामो गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते हैं। रमानाथ की तूती बोलने लगी। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी नहीं हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे में बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा नहीं की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्रों को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंस कर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर किया, कोई उत्तर नहीं दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ, मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में कालिख लगती। जालपा ताना तो नहीं देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो
क्या वहां जाने से इनकार नहीं कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो बात ही नहीं थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की और तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई। और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टिबाण से उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूं। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह से जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा बोली, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष नहीं था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा ही नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा नहीं करती थी, तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती है। बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कूदती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दे तो? यह संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक नहीं होगा। कहीं वादे पर रुपये न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीयत हो जाएगी। लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वो क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है। वो बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूं, पूछूं या ना पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए वो बोली, अब सोने भी दो, सवेरे उठना है। रमानाथ बोला, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था।
किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना ही नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूं। तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर वो बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ बोला, नहीं, ये बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को नहीं कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ बोला, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी तो पाए। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले नहीं मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा बोली, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ बोला, खैर, तुम्हारी सलाह है तो एक आधा महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ बोला, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूचीपत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था और दूसरा 800 का। रमानाथ बोला, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सके, मगर कल मैं जरा सराफ की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं तो कौन कोई गहनों के बिना मरा जा रहा है। रमा को आज इसी उधेड़ बुन में बड़ी रात तक नींद नहीं आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई।